नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और आज माननीय जेपी नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहस के दौरान विपक्ष को साफ साफ बता दिया कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी कि जो वो बोलेंगे वही रिकॉर्ड होगा। और इसके बाद जेपी नड्डा जी बहुत तीखे ट्रोल हो गए और इसके साथ ही लोग भारत के लोकतंत्र और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक बार स्लिप टंग हुई थी जिसमें उन्होंने लोकतंत्र को लोकचंद्र कहा था, वो चर्चा में आ गया। लेकिन बात यह है कि राज्यसभा में खड़े होकर के अगर एक मंत्री और भाजपा का अध्यक्ष ये बात कह रहा है कि विपक्ष की कोई बात रिकॉर्ड नहीं होगी, तो ये एक गंभीर मामला है और ऐसा लग रहा है जैसे अब सच में ही कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक और पॉलिटिकल बात जो लोकतंत्र में बहुत चर्चा में है वो राहुल गांधी की हो रही है। राहुल गांधी ने केरला के कार्यक्रम में ये कहा कि वो बीजेपी और आरएसएस और सीपीएम दोनों से बराबर की लड़ाई लड़ रही है और ये दोनों का भावनात्मक जुड़ाव लोगों में नहीं है, ये लोगों को गले नहीं लगाते हैं। तो वामपंथी जो कैडर है वो भी राहुल को निशाने पे ले रहा है। तो आप भी ज़रूर इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना। और त्यागी जी से पूछते हैं कि भारत का लोकचंद्र यानी कि लोकतंत्र किस हालत में है, कैसा है लोकचंद्र हमारा सर? लोकचंद्र इतना ही स्वस्थ है जितना लोकतंत्र को लोकचंद्र कहना है। जिस भी सज्जन ने ये शब्दावली गढ़ी है कि वो बोलते बोलते लोकचंद्र कह गए उसको, उनकी भी क्षमताएं चुक गई हैं पूरी तरीके से। और लोकतंत्र तो पिछले जो ये शासनकाल रहा है मोदी जी का, इसमें संस्थाओं के जरिए इसको लगातार कमज़ोर किया जा रहा है जानबूझकर। और हम केवल इनको श्रेय दें इस बात का या दुत्कारें, इस चीज़ को लेकर धिक्कारें कि भाई आपने कमज़ोर कर दिया, तो लोकतंत्र की सेहत पे तो खतरा शुरू से रहा है। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू शास्त्री जी के दौर के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी आई सत्ता में, तो उन्होंने भी अपनी असुरक्षा की भावना के चलते लोकतंत्र को कमज़ोर किया। अब लोकतंत्र एक बहुत व्यापक शब्द है और राजनीति में इसकी कई माध्यमों से ये प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि इंदिरा जी के टाइम में मुख्यमंत्रियों का चयन दिल्ली से होता था। भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा की जाती थी कि चूँकि वो इंदिरा जी के विरोधी थे कि वो लोकतंत्र को सही मायने में एक आकार देने के लिए उन चीज़ों का पालन नहीं करेंगे, उनका अनुसरण नहीं करेंगे जो इंदिरा गांधी करती थी। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के दौर में मुख्यमंत्रियों का चयन दिल्ली से ही होता है। पर्ची आ जाती है, पर्ची खुलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जरिए राजनीतिक दलों की लोकतांत्रिक आस्थाओं का पता चलता है। तो पिछले एक दशक में इंदिरा गांधी जी के टाइम से भी ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर किया गया है, ये बात सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। और उसी का नतीजा है कि आप कॉन्फिडेंस देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, आप उनके भरोसे को दाद दीजिए। उन्होंने कहा कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, only that will be on record what I am saying, you know, you should know। यानी वो विपक्ष को बता रहे हैं कि तुम्हें ये पता होना चाहिए, मैं बोलूँगा कि तुम जो कह रहे हो वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ वो रिकॉर्ड में जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा कहाँ से आया है? और सभापति उस समय धनखड़ जी चेयर पे विराजमान थे और उन्होंने कम से कम यही कह देते भाई ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है, क्या रिकॉर्ड पे जाएगा क्या नहीं जाएगा। लेकिन धनखड़ जी का जो सरेंडर है वो तो इतिहास में दर्ज हो चुका है। वो तो सदन चलने से पहले ही उन्होंने कह दिया था बहुत सारी बातें, एक गाइडलाइन भी उन्होंने भाजपा को दे दी थी और वो खुलेआम ये कह चुके हैं कि मैं संघ का, आरएसएस का एकलव्य हूँ। अब सोच के देखिए कि जो सभापति होता है या लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी कोई दलीय निष्ठा नहीं होती, लेकिन एक विचार के प्रति आप इतने निष्ठावान हो कि अपने आप को एकलव्य कह रहे हो, यानी कि संघ आपको शिक्षा नहीं दे रहा लेकिन आप दूर खड़े होके संघ को अपना गुरु मान के उन चीज़ों को आत्मसात कर रहे हो।
तो ऐसे व्यक्ति से जो खुलेआम ये कह रहा है, सार्वजनिक रूप से ये कह रहा है कि मैं संघ का एकलव्य हूँ, है ना, और जो मोदी जी को कहता है कि वो तो विश्वगुरु हैं, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी तो महापुरुष थे, लेकिन मोदी जो हमारे वो विश्वगुरु हैं, विश्व पुरुष हैं। चलो, वो अगर महात्मा गांधी जी को ये कह देते कि वो कुछ भी नहीं थे तो भी तो कोई खास बात। हाँ बिल्कुल, जैसे नड्डा जी ने ये कहा कि 1947 के बाद से अब तक पहली बार इतना शानदार और इतना प्रभावी ऑपरेशन हुआ है, उससे पहले नहीं हुए। यानी कि उन्होंने तो 1965 के युद्ध में, 62 के युद्ध में जो हमारी सेनाओं ने शौर्य पराक्रम दिखाया, उस पर काले खपोत दी। 1948 में युद्ध शुरू हो गया था जब कबायली आक्रमण हुआ था। उसके बाद में आप ही देखिए 62 से 71 9 वर्षों में 3 युद्ध भारत ने लड़े, और एक युद्ध तो ऐसा था जो 71 का था कि सारा विश्व जानता, उसने कितनी बड़ी बात वो है। उनकी नज़र में शौर्य पराक्रम वो उसे नहीं मान रहे कि जब पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष हमारे सेनाध्यक्ष के सामने बैठ के सिर नीचा करके उस पर साइन कर रहा है और अपना रिवॉल्वर रख रहा है, अपना वेपन रख रहा है और अपनी वो फीत भी उतार रहा है, तो इतने बड़े चीज़ को तो वो शौर्य नहीं मान रहे नड्डा जी। वो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है अभी हुआ है। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनका हम इस पर बहुत लंबी चौड़ी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन लबो लुभाव यही है कि आप जगत प्रकाश नड्डा या धनखड़ जी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और चूँकि जिसको अपने ही सम्मान की चिंता नहीं है उसकी क्या होगा। और नड्डा भी कोई राजनीति में कोई बच्चे तो हैं नहीं, लेकिन उनकी भाषा को, उनके जो शब्दों को, जो जहाँ से ऊर्जा मिल रही है, जो करंट आ रहा है, उस पर हमें चिंतन करना होगा। मोदी जी आज सदन की शुरुआत हुई, उम्मीद ये की जाती है कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, लेकिन वो नहीं बुलाते। उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, करीब 18 मिनट उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, और उसकी भाषा देखिए कि जिस तरीके से विपक्ष ने, हम सब ने एक साथ मिलकर एक स्वर की शक्ति को प्रदर्शित किया, वही हमारे सदन में भी परिलक्षित होनी चाहिए। क्यों? संसद इसीलिए बनी है क्या भाई? अगर सारी चीज़ें बाहर ही तय होनी है तो बंद करो इसको। ये केवल भत्ते लेने के लिए थोड़ी हो रहा है कि आपको DATA मिल रहा है इसलिए हो रहा है। लेकिन वो सदन वो एक ऐसा मंच है जहाँ पे आप अपनी बात करते हैं, देश की बात करते हैं। और ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि इस देश में पंडित नेहरू के वक्त में, मैं आपको घटना बताऊं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सदन में ये कहा कि प्रधानमंत्री सदन का नौकर होता है। और पंडित जी कहीं अपने ऑफिस में बैठे उस चीज़ को सुन रहे थे, वो एक रेडियो होता था उस तरह का, और वो भागे भागे आए वहाँ पे। तो प्रधानमंत्री सदन का नौकर होता है। आज आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की? ना जी, आज तो नौकर। आज इस सदन का नेता सदन की बहस को या सदन चलने को प्राथमिकता नहीं देता, वो तो विदेश दौरे पर जा रहे हैं। कोई आए जाए क्या नहीं, और बहुत उन्होंने एक निश्चित समय सदन में देना होता है, और आ भी जाएं तो जिस चीज़ का जवाब मांगा जाएगा वो जवाब नहीं देंगे। भाजपा की पॉलिटिक्स इस तरीके कि आप उनसे बात करोगे ईरान के बारे में तो बात करेंगे अफगानिस्तान की, आप करोगे चीन की बात तो वो लोकतंत्र पे पहुंच जाएंगे। मतलब विषयांतर इतनी जल्दी करेंगे, ऐसे भटका देते हैं चीज़ों की, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपका सवाल और उनका जवाब इतना अलग होगा कि जो सवाल पूछने वाला वही अपना सिर फोड़ लेगा कि यार क्या करूँ, इससे मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अब प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा विदेश में जब उनसे सवाल पूछा गया अडानी के बाद में, तो उन्होंने वो निबंध सुना दिया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना। तो अब ऐसे लोगों से आप कैसे निपटेंगे? लेकिन कुल मिला के नड्डा जी ने जो कुछ भी कहा है उससे शायद उनको तो शर्मिंदगी ना होती हो, लेकिन हमें तो है। और इस देश में जो भी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखते हैं, वो भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर। राहुल गांधी कह रहे थे कि चर्चा कहाँ, चर्चा तो कराना ही नहीं चाहते वो इस पे। देखिए, चर्चा और संवाद का इस भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो विचारधारा, उसमें कोई स्थान है ही नहीं, वहाँ नहीं चलती। वहाँ वो कहते हैं जो हमने कह दिया वो अंतिम है, उस पर आप सवाल ही नहीं उठा सकते। एक ऐसा संगठन RSS रहा है प्रारंभ से ही, वहाँ एक बौद्धिक होती शाखा का बौद्धिक, कि वहाँ एक तरफा संवाद है, आप प्रश्न पूछने की तो छूट ही नहीं है। आपको जो बताया जा रहा है आप उसे आत्मसात कर लो, और सारे जीवन उसी के साथ आपने रहना, सवाल नहीं उठाना। सवाल के तो शत्रु हैं ये, सवाल इनको पसंद नहीं। और आप सोशल मीडिया पे इनके जो लोग हैं जो सक्रिय हैं,
और आप उनकी जो चीज़ें पढ़ेंगे, कमेंट्स पढ़ेंगे, उससे पता चल जाता है कि किस तरह के गालियां लोग देने हैं। तक की भूमिका रहेगी। हाँ, तो बस यही है। अब ठीक है, जब तक देश का दुर्भाग्य है और चीज़ें चलनी है तो चलेंगी, कौन रोकेगा। हालांकि इस दौरान चलो संसद से अलग भी अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने 18 तारीख का जो बात कही थी वो अब उसको एक बहुत बड़े समूह द्वारा उस पर चर्चा हो रही है। और वो केरला में एक प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि मैं आरएसएस और वामपंथ, ये जो सीपीएम है, इन दोनों से बराबर की लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि इनका लोगों की भावनाओं से कोई जुड़ाव नहीं है, ये लोगों को गले नहीं लगाते हैं। तो इस पे वामपंथी खासतौर पे उनसे नाराज हो गई है और ऐसा समझा जा रहा था अभी तक कि वामपंथ कांग्रेस को समर्थन देता है अघोषित रूप से। तो अब ये नया एक चक्कर छिड़ गया है। देखिए, हमें ये देखना होगा कि राहुल गांधी ने पहली बार इस तरह की बात कही है और वो कहाँ कही है। वो केरल में जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओमान चांदी, उनकी सेकंड डेथ एनिवर्सरी पर बोल रहे थे। और केरल में कांग्रेस और सीपीएम दो ही दल है, दोनों के बीच की लड़ाई है, प्रतिद्वंदी। अगर वहाँ उन्होंने उनको स्मरण करते हो सकता है ये कहा कि वो हमेशा सीपीएम के खिलाफ रहे, तभी तो कांग्रेस में रहे। तो उस चीज़ को आगे बढ़ा के अगर उन्होंने ये कहा कि सीपीएम से मेरा वैचारिक मतभेद है, और वैचारिक को उन्होंने अच्छी तरह से डिटेल किया कि वैचारिक का मतलब क्या होता है, तो वो उनकी राजनीतिक व्यवस्था से ज़्यादा अनिवार्यता है। केरल में उन्हें यही भाषा बोलनी होगी। और केरल में जो सीपीएम है वो कौन से कोई कांग्रेस के बारे में बहुत अच्छी बात करती है, पर जब आप प्रतिद्वंदी हैं तो इस तरह की बात तो करेंगे ही। तो ये जब गठबंधन की राजनीति होती है या इस तरह के समझौते होते हैं, विभिन्न प्रांतों में आपने अलग अलग तरीके से समझौते करने हैं, राष्ट्रीय स्तर पर और तरीके से करने होंगे, तो इस चीज़ को अब जो आपके सत्ताधारी दल है उसने बड़े ढंग से प्रचारित किया कि दरार पड़ गई, ये पड़ गई। जबकि जो डी राजा सीपीएम के नेता हैं बड़े, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को एक तो ये हमारी आरएसएस से तुलना नहीं करनी चाहिए थी, एक ही पेडेस्टल पर नहीं रखना चाहिए था। नंबर 2, वो अगर इस बात को ना कहते या थोड़ा सा अवॉइड करते तो ज़्यादा अच्छा था। इसका मतलब ये कि सीपीएम ने उसका कुछ खास ज़्यादा बुरा नहीं मानना उस बात का, चूँकि सीपीएम भी कहीं मान के चलती है कि भी राहुल गांधी क्या कहेंगे जब हमारे प्रतिद्वंदी इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन सत्ताधारी दल इसका फ़ायदा उठाएगा और उठाना चाहिए। उन्होंने इस तरीके से पेश किया गया है कि भाई ये जो इंडिया गठबंधन है ये टूटने के कगार पे है। तो जो दोनों दल है, सीपीएम हो या कांग्रेस हो, इस चीज़ को समझ रहे हैं। और थोड़ी सी राहुल गांधी गलती कर जाते हैं कई बार भावनाओं में जाकर बोल के। यही नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के बीच में कि नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं तो वो डिटेल में करते हैं। मतलब अगर उन्होंने ये कहा है कि भाई राहुल गांधी ने कि मुझे सीपीएम से भी वैचारिक मेरे मतभेद हैं, तो इसको 2-4 लाइनें 5 लाइनें और बोल के समझाना चाहिए था। मतलब उसको ख़त्म कर दिया थोड़े समय के। हाँ, चूँकि देखिए कांग्रेस तो प्रारंभ से ही किसी आइडियोलॉजी के साथ रही नहीं, विभिन्न प्रकार की आइडियोलॉजी ही मिलकर कांग्रेस बनी थी और उसमें से समय समय पर अलग विचारधारा के लोग अलग होते रहे हमेशा। तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा हिंदुत्व टाइप भाजपा का या जो इनका सीपीएम का है उस तरह की कोई विचारधारा है ही नहीं। और कांग्रेस तो एक मिडिल मार्ग की, जो मध्यम मार्ग की राजनीति करती है, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता वाली इतनी बात लंबी चौड़ी है नहीं। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। और हो कांग्रेस का बच ही क्या रहा है जी जो नुकसान हो जाएगा। केरल में तो है ही। केरल में तो अभी उन्होंने उपचुनाव भी जीता और बड़ी राहुल गांधी चाह रहे हैं उनके कैडर में वो उत्साह बना रहे। ऐसे पेश किया जा रहा था शशि थरूर भाजपा में गए और ख़त्म। अब शशि थरूर भी चुप हो गए जब से उपचुनाव का रिजल्ट आया। उनको लग रहा है तो माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में है। तो इस माहौल को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए अपने प्रतिद्वंदी पर अगर आप राजनीतिक हमला करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या हम जैसे राहुल गांधी को हम उसके चरित्र को देखते हैं कि वो आरएसएस के आदमी तो नहीं है, और ये भी ठीक है कि वो सीपीएम के आदमी भी नहीं है, वो लेफ्टिस्ट भी नहीं है, वो ना राइट में है ना लेफ्ट में है, वो तो बीच में है और शायद इसी लटक रहे। एक तरफ हो जाना चाहिए। कभी सॉफ्ट हिंदुत्व लाएंगे, कभी सॉफ्ट मार्क्सिज्म लाएंगे। यानी राहुल गांधी को भी आज तक समझो नहीं आया राजनीति नहीं, वो आगे नहीं। और कभी सामाजिक न्याय की राजनीति करेंगे, चूंकि 3 धाराएं हैं, आप हिंदुत्व के पक्ष में है, सामाजिक न्याय के या वामपंथी। तो सामाजिक न्याय का तो पूरा ठेका बीजेपी के पास। तीनों ही धाराओं का प्रतिनिधित्व ऐसे राजनीतिक दल कर रहे हैं जो बिल्कुल दिख रहे हैं साफ साफ।
और वो मिलीजुली भाषा नहीं बोलते इस तरीके की। कांग्रेस के पास कोई ऐसा स्टैंड बचा ही नहीं। कांग्रेस का ना सबको साथ लेके चलेंगे, सारी मान्यताएं सब साथ चलेंगी, सारी विचारधाराएं एक साथ चलेंगी। तो धर्मेंद्र जी अब वो दौर रहा नहीं, अब भारत जवान हो चुका है। तो भारत लोकतंत्र से लोकतंत्र में पूरी तरीके से तब्दील हो चुके हैं। नड्डा जी ने तो आप देखो ना कि संघ प्रमुख को बता दिया था, आरएसएस को बता दिया था कि अब हम जवान हो गए हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आत्मनिर्भर हो गए हैं। हालांकि नड्डा जी के अकेले की मुझे लगता नहीं कि इतना वो दम रखते हैं कि बिना कहे उन्होंने ना उनको भी स्क्रिप्ट दी जाती। लेकिन एक बात अच्छी करी नड्डा जी, जब आज खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मैं खड़गे जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। तो इतनी कड़वाहट और इतनी शत्रुता के बीच में, इतने वैमनस्य के माहौल में भी अगर आप थोड़े से अपने मूल्य को याद रखते हैं, बधाई वधाई दे देते हैं तो अच्छा लगता है। खड़गे जी भी अब कांग्रेस को बिल्कुल उद्धार करके ही छोड़ेंगे। खड़गे जी पे ऐतिहासिक जिम्मेवारी है। अब दो ही चीज़ें हैं कि भगवान उनको सलामत रखे और 2029 का चुनाव उनकी अध्यक्षता में हो, और नेता तो राहुल गांधी ही रहेंगे, और जैसा भी परिणाम होगा उस समय पता चलेगा कि सब खड़गे की वजह से हुआ, राहुल गांधी की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ। खैर दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र से अब आप ज़्यादा सी कुछ अपेक्षाएं रखे भी ना तो मुझे लगता है बेहतर होगा, क्योंकि देश एक अलग मोड़ पे, अलग राह पे चल पड़ा है, और भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे जिस तरीके से एकाधिकार हो चुका है चीज़ों का, उसको देखते हुए तो लोकतंत्र लोकचंद्र में तब्दील होता चला जाएगा, और अभी और बहुत कुछ आपको देखना बाकी है। राहुल गांधी को भले ही कोई कितना ही बड़ा स्पार्किंग नेता समझते रहे, लेकिन सच बताऊं तो मुझे कांग्रेस से कोई ज़्यादा सी उम्मीद हमें लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आज भी कैडर बेस्ड काम कर नहीं पाई है। तो आपके पास जब तक मजबूत संगठन नहीं होंगे, अगर आपको विरोधी को हराना है तो आपके पास उससे ज़्यादा ताकत होनी चाहिए। कांग्रेस के पास कोई ताकत अब बची हुई नहीं है। वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बीजेपी का खुद पतन हो जाएगा और कब उनको सत्ता आएगी। ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं लोकचंद्र वालों के हाथ में ही लंबे समय तक कमान है, और देखते हैं ये कब तक रहेगी और देश किस किस दिशा में आगे बढ़ता चला जाएगा। खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कांग्रेस इस बात की उम्मीद रख सकती है कि कभी देश की सत्ता उनके पास आएगी। बाकी तो परमात्मा ही रखवाला है इस देश का। आप अपने विचार ज़रूर रखना। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।